नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडीशाला 2.0 के आपके अपने परिवार में। दोस्तों, आज है हिंदी का सेशन और हम लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं शब्द विचार और उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे अव्यय। अव्यय में एक पार्ट हो चुका आपका क्रिया विशेषण का। ठीक है, आज हम लोग अव्यय पूरा समाप्त करने वाले हैं। संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और उसके साथ में ही हम पढ़ लेंगे निपात को। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। जितने भी हमारे साथी जुड़ चुके हैं, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और बिल्कुल दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को शुभ संध्या। और दोस्तों, आपको पता है कि हिंदी की क्लास सप्ताह में 3 दिन आपको मिलती है। ठीक है, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। तो ठीक इसी तरीके से क्लासेस मिलती रहेंगी। मैथ की भी क्लास संभवतः 3 ही दिन सप्ताह में चल पाएगी। ठीक है, क्योंकि बाकी क्लासेस जो है डिस्टर्ब होने लगती हैं। चलिए, तब भी आज शुरू करते हैं दोस्तों। मैथ वैसे भी कंप्लीट धीरे धीरे करते चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो अभी हिंदी पढ़ते हैं। चलिए, हिंदी में देखिए दोस्तों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अव्यय। ठीक है, अव्यय कितने प्रकार के? 4। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, इसी को अंग्रेजी में आप एडवर्ब कहते हैं। संबंध बोधक, इसी को प्रीपोजिशन कहते हैं। समुच्चय बोधक, इसी को कंजंक्शन कहते हैं। और विस्मयादि बोधक, इसे इंटरजेक्शन कहा जाता है अंग्रेजी में। ठीक है, अब हम लोगों ने क्रिया विशेषण पूरा अच्छे से पढ़ लिया है। क्रिया विशेषण में क्या क्या? कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहीं पर हम लोग निपात भी पढ़ करके समाप्त कर देंगे। तो आज की क्लास में आपका अव्यय समाप्त हो जाएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। संबंध बोधक। देखिए, आज मैंने पहले से चीजें लिख कर रखी हैं ताकि आपका समय ज्यादा ना लगे। ठीक है, चलिए देखिए, समझ कर चलते हैं। समझते हुए चलेंगे, चीजें मैक्सिमम लिख दी गई हैं, तो इसी को हम आपको समझाने वाले हैं। देखिए, संबंध बोधक, सबसे पहले तो आप ये समझिए, बोधक का मतलब क्या होता है? मतलब बोध कराने वाला। बोध कराने वाला का मतलब क्या होता है? बताने वाला। अब क्या बताएगा दोस्तों? संबंध बताएगा। ठीक है, अब चलिए एक बार परिभाषा देखिए, अभी अपने आप समझ में आ रहा है। जो अव्यय, जाहिर सी बात है, जो शब्द होगा वो क्या होगा? अव्यय होगा। संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर, ठीक है, ये संज्ञा या सर्वनाम के बाद आएगा और उसके बाद उनका संबंध, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाता है। क्या करेगा? वाक्य के दूसरे शब्दों से संबंध दिखाएगा। देखिए, संबंध बोधक है, संबंध दिखाएगा किसका? जो संज्ञा सर्वनाम आए हैं उनका उनके बाद आने वाले किसी शब्द या वाक्य से क्या करेगा? संबंध दिखाएगा। ठीक है, और वही अव्यय शब्द क्या होगा? संबंध बोधक कहलाएगा। अब देखिए, कुछ शब्द मैंने यहां पर लिखे हैं कि कौन कौन से शब्द अव्यय हो सकते हैं। संबंध बोधक अव्यय जैसे के पीछे, के बाद, से दूर, की ओर, इनको पहले मैंने इसलिए लिख दिया कि इनको लिखने में समय लग जाता। ठीक है, के पूर्व, के लगभग, के बिना, भर, पर्यंत, तक। देखिए, तक पूछा जाता है। समेत, के विपरीत, के उल्टा, के समीप, के निकट, के पास, की तरफ, के लिए, के अलावा, के सिवा। दोस्तों, अभी उदाहरण जब हम लोग देखेंगे तो चीजें और स्पष्ट होती चली जाएंगी। ठीक है, इन शब्दों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको नोट भी कर सकते हैं। चलिए, उदाहरण समझिए, उदाहरण से चीजें आपके समझ में जल्दी आ जाएंगी। मैं संबंध बोधक अव्यय के प्रकारों पर चर्चा नहीं करने वाला हूं दोस्तों, क्योंकि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रकार बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। पूछा भी जाएगा तो आपसे यही पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा अव्यय है। देखिए, आपसे जो पूछा जाता है वो क्रिया विशेषण के प्रकारों से पूछा जाता है, तो उसे बहुत अच्छे से पढ़ाया जा चुका है। चलिए, अब एक एक उदाहरण करके देखते हैं कि इस मकान के पीछे पार्क है। अब इसमें देखिए दोस्तों, अव्यय आपको संबंध बोधक अव्यय कैसे मिलेगा? के पीछे। ठीक है, अब देखिए कैसे, मकान और पार्क के बीच में क्या बता रहा है? के पीछे संबंध बता रहा है कि ये उसके पीछे है। तो जो के पीछे होगा वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, मैं घर से दूर पहुंच गया। अब देखिए दोस्तों, मेरा और घर का संबंध बताया जा रहा है किससे? से दूर से। ठीक है, तो मैं घर से दूर, आपके दिमाग में तुरंत छवि बनती है कि मेरे और घर के बीच में दूरी आ गई। ठीक है, मतलब संबंध बताया गया। समझ गए आप? चलिए, अगला देखते हैं कि उसके सामने तुम नहीं ठहर सकते। ठीक है, उसके सामने। ठीक है, अब देखिए, उसके सामने, के सामने तुम, मतलब उसके और तुम्हारे बीच में क्या बताया जा रहा है? संबंध की उसके सामने नहीं ठहर सकते। आगे देखिए, वह दिन भर काम करता है। तो वह आदमी जो है उसका संबंध बताया जा रहा है कि वह दिन भर काम करता है। तो यहां संबंध बताने वाला शब्द कौन सा है? भर। ठीक है, शब्द क्या, इसे अव्यय कहेंगे।
आगे देखिए, राधा श्याम के बिना नहीं रह सकती। ठीक है, तो राधा और श्याम के बीच में किस शब्द या किस अव्यय से संबंध बताया जा रहा है? तो के बिना। ठीक है, मतलब के बिना, राधा श्याम के बिना नहीं रह सकती। तो यहां से आपको बोध हो रहा है कि हाँ, राधा और श्याम के बीच में संबंध बताया जा रहा है। ठीक है, जैसे मैं विद्यालय तक पहुंच गया या मैं विद्यालय तक गया, तो विद्यालय और मेरे बीच में, मैं विद्यालय तक गया, तो मेरे और विद्यालय के बीच में संबंध कौन? तक। ठीक है, तो ये शब्द क्या हो जाएगा आपका? सबसे पहले तो अव्यय है, और अव्यय में क्या कर रहा है कि मेरे और विद्यालय के बीच में संबंध बता रहा है, तो कौन सा अव्यय हो जाएगा? संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका रहा संबंध बोधक अव्यय। इसके प्रकार तमाम है, निश्चित नहीं है, उनके प्रयोग के आधार पर प्रकार होते हैं। तो दोस्तों मैं उस पर चर्चा बिल्कुल नहीं करने वाला हूं, क्योंकि ये आपकी परीक्षा में कभी भी पूछा नहीं जाता है। आप अंग्रेजी के प्रीपोजिशन से भी लगा सकते हैं, जैसे पर संबंध बताता है कि पुस्तक मेज पर रखी हुई है, तो मेज और पुस्तक के बीच में संबंध बताया जा रहा है। ठीक है, राम श्याम के साथ, तो राम श्याम के साथ जाता है, यहां भी क्या बताया जा रहा है? संबंध बताया जा रहा है। तो आप इंग्लिश में प्रीपोजिशन जानते, देखिए मैंने सभी शब्दों को नहीं लिखा है यहां पर। ठीक है, तो इसलिए आप जो है जहां से भी आपको आप समझ जाएंगे, जब भी संबंध बताया जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि हाँ, इसमें कौन सा अव्यय है। चलिए, अगला है समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, अव्यय मैंने यहां पर नहीं लिखा है, तो अव्यय आप लिख लीजिए, समुच्चय बोधक अव्यय। अब देखिए दोस्तों, जब आप उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी, और इसीलिए आज के सेशन के लास्ट में आपके लिए कई सारे प्रश्न रखे गए हैं अव्यय से ही संबंधित। ठीक है, आइए यहां पर बात करते हैं ऐसा अव्यय जो एक वाक्य या पद को दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है। ठीक है, अभी तक यहां क्या हो रहा था? संबंध बताया जा रहा था। अब यहां पर जोड़ा जाएगा। क्या किया जाएगा? जोड़ा जाएगा। और दोस्तों आप जानते हैं कि जब भी कोई चीज जोड़ी जाती है तो वो किसका बोध कराती है? समुच्चय का बोध कराएगी, समूह का बोध कराएगी। ठीक है, चाहे वो दो वाक्यों का समूह हो, चाहे वो दो पदों का समूह हो, चाहे या वाक्यांशों का समूह हो। ठीक है, अब देखिए कैसे यहां पर दिया है, ऐसा अव्यय पद जो एक वाक्य या पद का दूसरे वाक्य या पद से जोड़े। ठीक है, मतलब दूसरे वाक्य या पद से उसको जोड़े। तो कैसे? देखिए उदाहरण से आप समझिए कि आंधी आई, पानी बरसा, और इन दोनों वाक्यों को कैसे जोड़ा गया है? और से जोड़ा गया है। किससे जोड़ा गया है दोस्तों? और से जोड़ा गया है, तो ये क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक हो जाएगा। ठीक है, देखिए इन दोनों वाक्यों का समूह बन गया अब। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक हो जाएगा। जैसे राम और श्याम दोनों भाई हैं। अब देखिए आपके दिमाग में तुरंत चला कि हाँ, राम और श्याम दोनों समूह एक बन गया। ठीक है, तो ये देखिए पद है। क्या है? पद है, संज्ञा पद है, और इसको किससे जोड़ा गया? और से जोड़ा गया, और इनका क्या हो गया? समुच्चय बन गया। तो और यहां पर क्या? समुच्चय बोधक। जैसे दो और दो चार होते हैं, तो किसका किसका समुच्चय बना? दो और दो, इन दोनों शब्दों का क्या बन गया? समुच्चय बन गया। अब यहां देखिए, राम पढ़ता है एक वाक्य है, श्याम सोता है दूसरा वाक्य है। इन दोनों वाक्यों को किसने जोड़ दिया? लेकिन ने जोड़ दिया, और इन दोनों वाक्यों का क्या बन गया दोस्तों? समुच्चय बन गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये समुच्चय बोधक हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आप समझ गए होंगे। तो देखिए अब आते हैं समुच्चय बोधक के प्रकार कितने हैं। तो समुच्चय बोधक के दो प्रकार, जो आपसे परीक्षा में पूछे तो नहीं जाते हैं, लेकिन मैंने यहां पर आपको बताया है, ताकि अगर बाई चांस पूछ लिए जाए तो आपकी क्वेश्चंस गलत ना हो। देखिए कितने प्रकार? दो प्रकार, समानाधिकरण और व्यधिकरण। ठीक है, समानाधिकरण में क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदों, पदबंधों या उपवाक्यों को जोड़ा जाता है। दो या दो से अधिक पदों को जोड़ेगा, पदबंधों को जोड़ेगा, या उपवाक्यों को जोड़ेगा। अब समझिए कौन कौन से शब्द आ जाएंगे? और, वा, एवं, तथा, या, वा, अथवा, परंतु, लेकिन, किंतु, ये सारे जो आएंगे ये किसके अंतर्गत रहेंगे? समानाधिकरण के। देखिए अभी आपको समझ में आएगा कि पदबंध या उपवाक्य को कैसे जोड़ रहा है। देखिए मुकेश रोटी और सब्जी खाता है। अब देखिए ये दोनों पद हैं, रोटी और सब्जी पद है, और इसको जोड़ रहा है कौन? और। तो ये क्या हो जाएगा? जो है समानाधिकरण हो जाएगा। रोहित पेठा या मुरब्बा खाता है।
तो पेठा भी पद है, मुरब्बा भी पद है, और इसको किसने जोड़ा? या ने अलग किया, विभाजन किया। तो जोड़े या विभाजन करे, दोनों इसमें आते हैं। ठीक है, तो पेठा और मुरब्बा के बीच में ही तो आया, ये समुच्चय का बोध कराया, तो ये क्या हो जाएगा? समानाधिकरण हो जाएगा। देखिए समानाधिकरण के भी आपको 4 प्रकार मिल जाते हैं, लेकिन यहां पर प्रकारों की चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, मैंने मोहन को बहुत समझाया लेकिन वह नहीं माना। चलिए देखिए, लेकिन 2 उपवाक्य आ गए, मैंने मोहन को बहुत समझाया, वह नहीं माना। इन दोनों उपवाक्यों को किसने जोड़ा? लेकिन ने जोड़ दिया। तो अब ये कौन सा हो गया? समानाधिकरण। आपसे समानाधिकरण और व्यधिकरण नहीं पूछेगा, आपसे समुच्चय बोधक ही पूछेगा। ठीक है, जब भी पूछेगा। अब व्यधिकरण की बात करें तो जो पद किसी वाक्य के एक या अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ता है। आश्रित का मतलब दूसरा वाक्य पहले पर आश्रित होगा या पहला वाक्य दूसरे उपवाक्य पर आश्रित होगा। देखिए कैसे शब्द है, क्योंकि, जो कि, ताकि, फिर भी, जो, तो, यद्यपि, तथापि। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप समझ लेंगे। देखिए उदाहरण में आपके लिए लिखा है, श्याम घर चला गया क्योंकि उसके सिर में दर्द था। अब इसको समझिए आप, श्याम घर चला गया और उसके सिर में दर्द था। कारण क्या था? कि उसके सिर में दर्द था। ठीक है, तो ये देखिए दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं कि नहीं? सर में दर्द होने के कारण ही तो वो घर गया। तो ये जो है पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित है, और जोड़ने वाला जो अव्यय पद है वो कौन सा है? क्योंकि। ठीक है, तो एक दूसरे पर आश्रित है, इसीलिए यहां पर देखिए क्योंकि का प्रयोग किया गया है। मैं स्कूल जा रहा हूं ताकि, ठीक है, स्कूल क्यों जा रहा है? कि पुस्तक पढ़ सके। ठीक है, ताकि पुस्तक पढ़ सकूं, तो एक दूसरे पर आश्रित है कि नहीं है? मैं स्कूल जा रहा हूं ताकि पुस्तक पढ़ सकूं, तो एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित है। तो यही आपका हो जाएगा दोस्तों व्यधिकरण अव्यय। ठीक है, या व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, ये आप समझ लीजिएगा। अच्छे से समझ में आ भी गया होगा आपको। ठीक है, चलिए अब दोस्तों आगे चलते हैं विस्मय बोधक अव्यय। अब विस्मय बोधक अव्यय में देखिए क्या क्या बोध होगा? आश्चर्य का, शोक का, घृणा का, व्यथा का, इन सभी का जो, देखिए इन सभी मनोभावों का उद्गार व्यक्त करते हैं। क्या करेंगे? उसको प्रदर्शित करेंगे कि हाँ हमारे मन में ऐसा मनोभाव है, लेकिन उनका संबंध वाक्य या किसी विशेष पद से नहीं होता है। कैसे? यहां उदाहरण में देखिए, वाह क्या सुंदर दृश्य है। ठीक है, वाह मतलब ये जो वाह कहा गया इसका किसी से लेना देना नहीं रहेगा। इसको आप अलग से कहेंगे तब भी लगेगा कि हाँ विस्मय, आश्चर्य, मतलब मन को अनुभूति हो रही है किसी चीज की। ठीक है, जैसे आश्चर्य, वाह क्या सुंदर दृश्य है। ठीक है, अरे गाड़ी से बचो, आश्चर्य से कहा गया अरे गाड़ी से बचो। ठीक है, और यहां घृणा देखिए, छी कैसी बात करता है। ठीक है, हे भगवान वो कैसे मर गया। हे, तो हे किसका? शोक से हो गया, हे भगवान। तो ये कैसे होंगे? विस्मय बोधक हो जाएंगे। जैसे कहा जाए शाबाश तुमने बहुत अच्छा कार्य किया, तो शाबाश, देखिए शाबाश, ये उसको क्या हो जाएगा? एक पुरस्कार के रूप में कहा गया कि शाबाश। ठीक है, तो आश्चर्य, उसके देखिए जो भी शब्द होंगे इसके, उसके बाद एक चिन्ह इस तरह से लगेगा, विस्मय बोधक चिन्ह, ये जरूर आपको मिलेगा। तो जहां भी ये मिलेगा आपको कुछ सोचना ही नहीं है, आपको तुरंत विस्मय बोधक लगा देना है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको ज्यादा समय लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे चलते हैं। इसी में देखिए अव्यय आपका समाप्त हो गया यहीं पर, ये चौथा भाग था। ठीक, और ये था आपका समुच्चय बोधक तीसरा। ठीक, तो अव्यय के चारों प्रकार आपके समाप्त हो गए, जबकि इसी में हमको निपात भी पढ़ना है। देखिए इन चारों प्रकारों में आपको बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नहीं था कि जो आप नहीं समझ सकते। इनके प्रकारों की बातें मैंने नहीं की है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वहां से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, जब भी पूछे जाएंगे अव्यय के प्रकार से ही पूछे जाएंगे, अव्यय के प्रकार से नहीं पूछे जाएंगे। ठीक, तो आप समझ गए विस्मय बोधक अव्यय, और इसके पहले समुच्चय बोधक अव्यय समुच्चय का बोध कराएगा। ठीक है, पद को या वाक्यों को या उपवाक्यों को एक साथ जोड़कर तब समुच्चय बनेगा, तो समुच्चय बोधक। माफ कीजिएगा दोस्तों, गले में खराश हो गई एकदम बोलते बोलते। चलिए, और संबंध बोधक आपने देखा कि कैसे संबंध बताएगा? संज्ञा सर्वनाम के बाद आकर और उस संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के अन्य किसी शब्द से संबंध बताएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं निपात पर। ठीक है, देखिए निपात क्या होते हैं कि वाक्य में जो अव्यय किसी शब्द या पद के बाद आकर
उसके अर्थ को विशेष प्रकार का बल या भाव पैदा करने में सहायता करते हैं। ठीक है, जैसे बीच में आएंगे, बल या भाव पैदा करने में सहायता करेंगे। अभी आपको उदाहरण के माध्यम से बताएंगे तो बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे। इनकी विशेषताएं नोट में कुछ देख लीजिए। सहायक शब्द तो होते हैं, लेकिन इन्हें वाक्य का अंग नहीं माना जाता है। ठीक है, वाक्य का अंग नहीं माना जाता है और इनका कोई लिंग या वचन भी नहीं होता है। शब्द कौन से? हाँ, जी, ही है। ठीक है, तो ये सारे नहीं, मत, क्या, जैसे प्रश्न पूछा गया क्या, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा निपात में। अगर आश्चर्य से कहा गया क्या, जैसे पुरानी फिल्मों में क्या वो नहीं रहा, तो क्या जो हो जाएगा वो आश्चर्य वाला हो जाएगा। ठीक है, विस्मय बोधक। लेकिन यहां प्रश्न अगर पूछा जाता है तो क्या हो जाएगा? निपात हो जाएगा। सा है, ठीक है, समानता दिखाने के लिए, ठीक है, करीब है, तो ये सारे शब्द जो है वो क्या हो जाएंगे? निपात। आइए निपात का उदाहरण मैं आपको देता हूं। जैसे श्याम कल आएगा, ये तो एक साधारण वाक्य आपको दे दिया गया। ठीक है, अब देखिए अगर मैं यहीं पर जोड़ दूं कि श्याम कल ही आएगा, अब इसका आपको क्या अर्थ लगा? देखिए कल पर बल दिया गया, आप किसके माध्यम से? ही के माध्यम से, कि वो कल ही आएगा, मतलब परसों या अगले दिन नहीं आएगा, वो कल ही आएगा। अगर मैं इसी को इस तरह से लिख दूं, श्याम ही कल आएगा, अब बताइए, अब बल कहां चला गया? अब बल आ गया श्याम पर, कि श्याम ही आएगा, कोई दूसरा नहीं आएगा। देखिए दोस्तों, तुरंत जो है बल दिया गया, शब्द बदल गया, इसका स्थान मैंने बदला, शब्द भी बदल गया, इसका वाक्य का अर्थ भी परिवर्तित हो गया। कैसे? श्याम ही कल आएगा, कोई दूसरा नहीं आएगा। ठीक है, श्याम कल ही आएगा, मतलब आना तो श्याम को ये, लेकिन कल ही आएगा, परसों या उसके अगले दिन नहीं आएगा। ठीक है, इस तरीके से समझ लीजिए आप। दूसरा है कि उसने मुझे गाली दी, अब मैं यहां पर लिख दूं कि उसने ही मुझे गाली दी, एक शब्द, एक स्थान इसका रखा गया। दूसरा है कि उसने मुझे ही गाली दी, अभी देखिए बल कहां पड़ेगा इसमें, और देखिए उसने मुझे गाली ही दी। अब देखिए इसके ही के लगाने से अर्थ कितना परिवर्तित हो रहा है इस निपात से। ठीक है, देखिए कैसे, यहां अर्थ समझिए कि उसने ही मुझे गाली दी, कि मतलब गाली तो दी लेकिन केवल उसी ने दी, किसी और ने गाली नहीं दी। अब देखिए उसने मुझे ही गाली दी, मतलब गाली उसने दी, मुझे ही दी, किसी और को नहीं दी। ठीक है, और यहां देखिए उसने मुझे गाली ही दी, मतलब केवल गाली दी, मारा पीटा नहीं। तो ये हो गया आपका निपात। ही शब्द जो है आपका क्या हो जाएगा? यहां पर निपात हो जाएगा, और इसको जहां जहां हमने प्रयोग किया, इसका बल जो है, भावार्थ जो है, भाव जो है, बदल गया तुरंत। समझ गए आप? तो ये हो गया आपका निपात। इसी तरीके से देखिए आपके लिए ढेर सारे प्रश्न रखे गए हैं, तो अब हम लोग प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं और आज अव्यय की समाप्ति हम लोग कर लेंगे। ठीक है, देखिए आपके लिए प्रश्न रखा गया है, उत्तर आप लोग देते रहिएगा, क्योंकि लाइव कमेंट पढ़ने की सुविधा नहीं हो पाती है, लेकिन मैं आपके कमेंट्स देखता रहता हूं। ठीक है, नेटवर्किंग की वजह से यहां से लाइव आपको नहीं हो पाता है कि मैं आपके कमेंट भी पढ़ सकूं, तो कोई बात नहीं दोस्तों, आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए। देखिए कछुआ धीरे धीरे चलता है, अब यहां वाक्य में क्रिया विशेषण छाटना है, तो आप जानते हैं चलना क्रिया है और इसकी विशेषता बता रहा है धीरे धीरे, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए क्रिया विशेषण तो है ये, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा क्रिया विशेषण है, तो आप क्या बताएंगे दोस्तों? आपके सामने 4 क्रिया विशेषण है। ठीक है, आपको पढ़ाया जा चुका है कि किस तरीके की क्रिया विशेषण होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहां पर ये कौन सा हो जाएगा आपका? रीतिवाचक, क्योंकि ये जो है क्रिया का तरीका बता रहा है, ढंग बता रहा है कि धीरे धीरे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अरे जरा इधर तो आ, वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो दोस्तों मैंने बताया कि जहां भी आपको ये चिन्ह दिख जाए तो कौन सा अव्यय हो जाएगा? विस्मयादि बोधक अव्यय हो जाएगा बड़े आराम से। चलिए अगला प्रश्न है कि वह चुपके से चला। ठीक है, चला तो, लेकिन कैसे चला मेरे भाइयों? तो कैसे चला? चुपके से। तो चलने की विशेषता कौन बता रहा है? चुपके से। ठीक है, तो ये क्रिया की विशेषता बताया, तो क्रिया विशेषण पहले आपको पता चल गया। अब ये चलने का क्या बता रहा है? तरीका या ढंग बता रहा है कि कैसे, और रीतिवाचक में आपने यही पढ़ा था
कि तरीका या ढंग बताएगा, तो आपका कौन सा हो जाएगा? रीतिवाचक। ठीक है, आगे चलिए। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। अब आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि तक शब्द का प्रयोग कहां किया गया था। तो आप जानते हैं सफलता मिलने तक, हमारे और सफलता के मिलने के बीच में संबंध कौन बता रहा है? तक। तो क्या हो जाएगा? संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। ठीक है, हमें सफलता मिलने तक क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए। तो तक क्या है दोस्तों? आपका संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। तुम तुरंत यहां से निकल जाओ। अब देखिए, निकलने की बात की गई, ठीक है, लेकिन कैसे? तुरंत। तो तुरंत किस प्रकार का? देखिए, निकलने का विशेषता कौन बता रहा है? तुरंत। तो ये क्रिया विशेषण तो हो गया, ये तो आपको पता चल गया। लेकिन क्रिया विशेषण में कौन सा प्रकार होगा? तो तुरंत क्या होता है? कालवाचक होता है। जानते हैं तुरंत का मतलब एकदम समय मत गवाए, तुरंत जाइए। तो समय का बोध करा रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? कालवाचक हो जाएगा। अगला है कि बच्चा ऊपर बैठा है, तो ऊपर जान ही रहे हैं, बैठने की विशेषता बता रहा है। ऊपर तो क्रिया विशेषण, और ऊपर मतलब स्थान बता रहा है, तो स्थानवाचक हो जाएगा। ठीक है, आगे मेरे घर के सामने अस्पताल है। तो भैया देखिए, घर और अस्पताल के बीच में क्या बताया जा रहा है? संबंध बताया जा रहा है कि के सामने। आपको अभी अभी मैंने बताया कि जहां भी इस तरीके के शब्द आए, तब भी आप बता सकते हैं कि घर के सामने अस्पताल है या घर के पीछे पार्क है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप किसमें लगाएंगे दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका संबंध बोधक में आ जाएगा। ठीक है, अगला है कि बालक खेल रहे हैं परंतु बालिकाएं पढ़ रही हैं। फिर आप यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि देखिए, दो वाक्य हैं, और जब वाक्यों को जोड़ा जाता है परंतु किंतु लेकिन किसी से भी, तो वहां पर कौन सा अव्यय हो जाता है? तो आप जानते हैं कि समुच्चय बोधक अव्यय हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया समुच्चय बोधक अव्यय। चलिए, आगे है कि धन के बिना किसी का काम नहीं चल सकता। इसी तरीके के प्रश्न आपको आते हैं, तो इसमें के बिना को पूछा गया कि कौन सा अव्यय है। तो आप बता सकते हैं तुरंत कि राधा श्याम के बिना नहीं रह सकती, धन के बिना किसी का काम नहीं चल सकता। तो ये क्या बता रहा है? कि किसी के काम और धन में क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है, तो संबंध बोधक हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आरुषि धीरे धीरे चलती है। तो चलने की विशेषता कौन बता रहा है? ये धीरे धीरे शब्द बता रहा है दोस्तों। तो यहां पर देखिए, क्रिया की विशेषता बताया, तो क्रिया विशेषण हो गया। क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। अब क्रिया विशेषण में क्या है कि ये धीरे धीरे चलना क्या है? चलने का तरीका बता रहा है। तो तरीका, ढंग, अनिश्चित, निश्चित, ये सारी चीजें जब भी आती हैं, या निषेधता हो, स्वीकृति हो, तो वो किसमें जाती हैं दोस्तों? तो वो जाती हैं किसमें? रीतिवाचक में जाती हैं। ठीक है, आगे आइए, अगला प्रश्न है कि वह जयपुर से ही चला जाएगा। वाक्य में किस पर बलाघात है? अब बलाघात मैंने बताया आपको कि बल देता है कौन? निपात। ठीक है, तो यहां पर आप ढूंढ लीजिए कि निपात कहां है। वह जयपुर से ही चला जाएगा, मतलब वो जयपुर से ही चला जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। वो जयपुर से ही घर चला जाएगा, या ऐसे कुछ भी वाक्य हो। ठीक है, तो ही जो है आप जानते हैं कि निपात है, बलाघात है, तो कौन होगा? ही सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये रहा आज का आपका सेशन। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा। नेक्स्ट डे आपको ये जो है हिंदी की अगली क्लास आपको उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आप जानते हैं हिंदी का जो टाइम है आपको बता दिया गया है, ये 8 बजे आपको क्लास मिल जाएगी। ठीक, तो जिस दिन भी हिंदी का समय होता है आपको क्लास 8 बजे दे दी जाती है। तो दोस्तों, बिल्कुल जुड़े रहिए, बने रहिए और पढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, जय हिंद।